बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के अपने लेक्चर के अंदर हम इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करने वाले हैं, यानी हम इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने वाले हैं बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो इन्वर्स आप अपनी प्राइमरी क्लासेस के अंदर भी आपने इन्वर्स पढ़ा होगा, जो मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के थ्रू कैसे इन्वर्स निकाला जाता है हम उसको डिस्कस करते हैं आज के सेशन में। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आप ज़रा समझ लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पहली बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, व्हाट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। If A is a square matrix and if a matrix B of same size, सपोज कीजिए कि मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B जो है वो सेम साइज़ की हैं, यानी दोनों स्क्वायर हैं। कैन बी फाउंड ए बी इज़ इक्वल टू बी ए इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। और सपोज़ कीजिए कि जब A मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए या B मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए और उसका रिजल्ट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, तब हम ये कह सकते हैं कि A इज़ सेड टू बी इन्वर्टेबल। पहली बात ये है कि पहली बात जो हमें पता लगी वो ये कि अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से आंसर इसका आइडेंटिटी जनरेट हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो A मैट्रिक्स है इन्वर्टेबल है और B जो है वो उसका इन्वर्स कहा जा सकता है। कि A मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं कि वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है और जो B मैट्रिक्स है वो बेसिकली उसका इन्वर्स है, और वाइस वर्सा। ठीक है जी। इफ़ नो सच मैट्रिक्स B कैन बी फाउंड देन A, अगर आपको कोई ऐसी मैट्रिक्स नहीं मिलती है देन A इज़ सेड टू बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सपोज़ कीजिए कि अगर आपको ऐसी कोई भी मैट्रिक्स नहीं मिलती है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। इस सिंगुलर मैट्रिक्स को एक और तरीक़े से डिफाइन किया जा सकता है। तो आपको मेरा ख्याल है कि ये बात समझ आ गई है कि सपोज़ कीजिए कि दो मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई किया जाए और उसका रिजल्ट आइडेंटिटी आ जाए तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B इन्वर्टेबल हैं, या मैट्रिक्स A इज़ इन्वर्टेबल एंड B इज़ अ इन्वर्स ऑफ A, और वाइस वर्सा। राइट। और अगर सपोज़ कीजिए कि A मैट्रिक्स के लिए आप कोई ऐसी B मैट्रिक्स नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं जिससे इसका प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि A मैट्रिक्स इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली B मैट्रिक्स इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। अच्छा, एक और तरीक़ा था हमारे पास, वो ये था, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ली है। सपोज़ कीजिए कि ये B मैट्रिक्स है और ये A मैट्रिक्स है। मैंने जब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास इसका रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि B इज़ अ इन्वर्स ऑफ A और A इज़ अ इन्वर्स ऑफ B, दोनों बातें की जा सकती हैं। ठीक है जी। तो पहली बात तो हम ये समझ आए कि अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें और उसका रिजल्ट जो है वो इन्वर्स आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि A इज़ इन्वर्टेबल एंड B इज़ अ इन्वर्स ऑफ A मैट्रिक्स। ठीक है जी। दूसरी इन्वर्टिबिलिटी के लिए हमने ये बात सीखी है, और अब ये हम कर क्यों रहे हैं, यानी इन्वर्स क्यों निकाल रहे हैं। देखिए, मेजर ऑब्जेक्टिव हमारा सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन ही है। तो इन्वर्स के थ्रू भी हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला काम ये है कि हम इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं और फिर ये देखते हैं कि अपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इन्वर्स के थ्रू किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, इन्वर्टेबल की एक और बात ये हो गई कि सपोज़ कीजिए कि एक मैट्रिक्स है आपके पास ABNCAD और आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, यानी AD को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस BC को मल्टीप्लाई करते हैं, और आपके पास डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आता है। तो याद रखना है कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर होगी। और अगर वो मैट्रिक्स सिंगुलर है तो आप याद रखें इन्वर्स का जो आपने बेसिक फार्मूला पढ़ा था, A इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाई A मॉड। चूँकि A मॉड इसका डिनोमिनेटर में है और ये ज़ीरो नहीं हो सकता, तो इन केस अगर ये आंसर ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपका A इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है जी। तो मैंने आपको क्या बात बताई है कि A मैट्रिक्स है, अगर आप उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, आप उसका डिटर्मिनेंट लें और उसका आंसर नॉन ज़ीरो आ जाए तो इट मीन्स कि वो मैट्रिक्स एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है। और अगर उसका आंसर ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो इट मीन्स कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। और याद रखना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टेबल होती है, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स का आप इन्वर्स नहीं निकाल सकते हो। ठीक है जी। तो इन सारी चीज़ों को अभी हम ज़रा डिस्कस करते हैं। दो टर्मिनोलॉजी सीख ली कि मैट्रिक्स इन्वर्टेबल कब होंगी, और सेकंड ये कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लिया जाए और आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स A इज़ इन्वर्टेबल एंड B इज़ इन्वर्स ऑफ A। ठीक है जी। अब एक एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं और करने वाले हैं यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन टू फाइंड दी A इन्वर्स। A इन्वर्स का सिंबल आपको पता है, इसको A इन्वर्स वाली फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। अब ये मैट्रिक्स मेरे पास मौजूद है और इसका मुझे A इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो इस प्रॉब्लम की जो बेसिक अप्रोच है वो है क्या। इस प्रॉब्लम की बेसिकली जो बेसिक अप्रोच है वो ये है कि सपोज़ कीजिए कि ये है आपके पास A मैट्रिक्स, और आपने करना ये है कि एक पार्टीशन बनाना है और इसके करस्पॉन्डिंग एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देनी है आपने। ठीक है जी। और फिर इसके ऊपर आपने क्या अप्लाई करना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है जी। और इस एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद क्या होगा
इस एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद आपने करना सिर्फ ये है कि इस ए मैट्रिक्स को चेंज करना है आइडेंटिटी में, ठीक है, बस ये काम करना है। तो याद रखें कि चूंकि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन सिर्फ इस पर नहीं, इस पर भी साथ साथ अप्लाई हो रही होगी, तो जैसे ही आप इसको आइडेंटिटी में चेंज करते हैं तो ये साथ साथ चेंज हो रही होगी। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपके पास बनकर आएगी वो बेसिकली आपके पास मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा, ठीक है जी। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सबसे पहले हमने जो है वो एक इस तरह की एक आपको मैट्रिक्स बनानी है। ऐसे आपने एक मैट्रिक्स बना ली और इस मैट्रिक्स के अंदर आपने दो चीज़ों को कंबाइन करके लिखना है। मैं यहाँ पर आपके लिए जो है वो एक लाइन भी बना देता हूँ ताकि ये चीज़ आप अच्छे से समझ सकें। मिसाल के लिए पार्टीशन भी मैंने बना दिया इसके अंदर। अब करना ये है कि यहाँ पर आपने ए मैट्रिक्स लिखनी है विच इज़ 1 2 and 3, 2 5 and 3, 1 0 and 8, और यहाँ पर इसी के क्रॉसपॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है जी। तो ये वाली पॉइंट आपके समझ आ गया होगा कि ये मैंने कैसे लिखा है। अब इसको जो है ये हमारी फोकस मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हमने आइडेंटिटी बनाना है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ चेंज होती रहेंगी। तो ये वैल्यू जो चेंज होती रहेंगी वो हमें इन्वर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली लॉजिक समझ आ गई होगी। तो चलें, अब आपने मुझे लिखवाना है कि इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम कैसे अप्लाई करें इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए। तो क्या करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल ये लीडिंग 1 है, इधर 1 आ गया, इन नंबर्स को 0 करना है। तो ये नंबर 0 कैसे होंगे? ये नंबर 0 होंगे आपके -2 टाइम ऑफ R1 प्लस R2 से, और सेकंड नंबर कैसे होगा माइनस टाइम ऑफ R1 प्लस R3 से, ठीक है जी। तो अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दें 0 हो जाएगा, इसको आप -2 से मल्टीप्लाई कर इसके साथ ऐड कर दें तो ये आंसर 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपके पास एक नई रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनकर आएगी। तो वो मैट्रिक्स हम यहाँ पर बना लेते हैं और हमें अच्छा लगेगा कि हम साथ साथ जो है इसकी पार्टीशन भी बना लें। तो इसको पहले मैट्रिक्स बना लें और साथ साथ हमने ये किया कि इसकी पार्टीशंस भी बना ली है। सॉरी, ये मैंने कुछ और बना दी है। तो यहाँ पर मुझे जो है वो डैश लाइन बनानी है, एक्चुअली ये डैश लाइन बन गई। ये पार्टीशन मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, बट चूँकि अभी हम लर्निंग फेज़ में हैं तो इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। तो ये तो आपके पास बन जाएगा 1 0 और 0। इसके साथ साथ R1 में कोई चेंजेस नहीं है, तो R1 कम्प्लीटली आपने लिख देना है, दिस इज़ 1 0 and 0, राइट। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर जो है वो आपने अपने रिज़ल्ट को लिखना है। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 होगा, -4 + 5 इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 1। इसी तरीके से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या रिज़ल्ट होगा, मैं यहाँ पर पहले बता देता हूँ आपको। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा -6 + 3, आंसर हो जाएगा आपके पास -3। सिमिलरली ये नंबर होगा -2 + 0, आंसर आएगा -2, ये 1 रहेगा और ये 0 रहेगा, ठीक है जी। तो जो नंबर्स अभी मैंने बताए हैं उन नंबर्स को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके लिए। ये बन जाएगा -2 1 and 0। सिमिलरली ये तो 0 हो गया आपके पास। अब यहाँ पर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ सिंपल माइनस टाइम कर R3 से ऐड कर देना है। तो -2 and then 0, तो ये रिज़ल्ट होगा आपके पास -2 -3 + 8, ये आंसर हो जाएगा 5 -1 0, आंसर हो जाएगा -1 0 1, ठीक है जी। तो ये पहली ऑपरेशन आपने इसके अंदर अप्लाई कर ली है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके अंदर अप्लाई करना है सेकंड ऑपरेशन। जी जनाब, तो सेकंड ऑपरेशन के लिए आपको पता है कि क्या करना होता है, मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ। देखिए ये नंबर 1 चाहिए, लीडिंग 1, ठीक है जी। अब इन दोनों नंबर्स को 0 करना है। तो इन नंबर्स को कैसे 0 करने वाले हैं, इन नंबर्स को 0 करने के लिए -2 R2 करने वाले हैं और इसको ऐड करने वाले हैं कहाँ पर, R1 में, और इसी तरीके से 2 टाइम्स ऑफ R2 करने वाले हैं और इसको ऐड करने वाले हैं R3 में। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हमारे पास जो है वो जो सेकंड कॉलम है जी, जो सेकंड कॉलम है आपके पास वो सेकंड कॉलम आपका चेंज हो जाएगा। तो मैं ज़रा इसको थोड़ा सा मज़ीद स्क्रॉल कर लेता हूँ और यहाँ पर वो अपनी मैट्रिक्स बना लेता हूँ। ऐसे अच्छी सी मैट्रिक्स हो गई है। इसमें पहले हम इसकी मैट्रिक्स की फॉर्म शक्ल बना लें। ये बन गई आपकी मैट्रिक्स और इसके बाद हम यहाँ पर डैश लाइन भी बना लें क्योंकि हमें ज़रा अच्छा लग रहा है इसको डैश लाइन फॉर्म करना। जी, अब आपने मुझे बताना है कि क्या रिज़ल्ट होगा। तो भाई ये रिज़ल्ट हो गया 1 0 0, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। ये रिज़ल्ट भी हो गया 0 1 0।
इसके अलावा R2 में कोई चेंजेस नहीं है, तो ये -3, -2, 1 और 0 तो एज इट इज़ रहें। अब आपने मुझे बताना है कि ये नंबर्स क्या हो जाएंगे। तो ये नंबर सिंप्लीफाई होने के बाद थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर -2 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, +6 और फिर आपने इसके अंदर उसको R1 के साथ ऐड करना है। ठीक है जी। तो जब आप ये प्रोसेस करेंगे तो आपने मुझे बताना है कि इसका क्या रिज़ल्ट आएगा। तो आप लोग साथ साथ इसको जो है वो इस कैलकुलेशन को साथ साथ मेरे साथ साथ परफॉर्म भी करें, ताकि आपको ये पॉइंट समझ आ जाए। ठीक है जी। तो आपने क्या करा, इसको -2 से मल्टीप्लाई किया। तो जब आपने इसको -2 से मल्टीप्लाई किया और R1 के अंदर ऐड किया तो आंसर हो गया 0, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब जब आपने इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी, तो ये बन गया आपके पास 6 और ये आपके पास क्या आंसर आ गया है 6। ये जो हो गया 6 और इसमें आपने R1 को जब आपने ऐड किया तो ये हो जाएगा आपके पास 9। राइट। और इसी तरीके से अगर कोई टाइप ऑफ एरर हो तो आपने मुझे ज़रूर यहाँ पर बता देना है, क्योंकि मैं एक्सटेम्पो आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ। इस तरीके से फिर आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आपके पास +4 और 1 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5। यहाँ पर आ गया आपके पास 5 और इसी तरीके से आपने जो है वो ये नंबर है, इसको आपने -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -2 और इसको 0 के अंदर ऐड किया तो आपके पास आंसर आ गया है जी। क्या आंसर आ गया आपके पास, जी आपके पास यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया आपके पास -2। ठीक है, सिमिलरली ये वाला नंबर 0 रहेगा। अच्छा जी, ज़रा इस नंबर को देखिए, इस ऑपरेशन को देखिए। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और R3 में ऐड करते हैं तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा -6 + 5 -6 + 5 -1 के इक्वल होगा। इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो -4 और -1 आंसर बन जाएगा -5। इसी तरीके से ये हो जाएगा 2 और ये बन जाएगा 2 + 0 आंसर आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा आंसर 1। ठीक है जी। लास्ट स्टेप परफॉर्म करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक मेरी बातें समझ आ रही होंगी। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको तो 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाना बहुत आसान है। मैं यहीं पर अपने टाइम को सेव करने के लिए इधर ही 1 कर देता हूँ उसको, यानी मैंने इसको क्या करा, ऑपरेशन परफॉर्म कर ली। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, बेसिकली मैंने ये जो आपके पास R3 है इसको -1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी। तो मैंने टाइम सेव करने के लिए काम कर लिया। अब लास्ट ऑपरेशन मुझे लगानी है। तो 9 को करने के लिए आपने -9 टाइम ऑफ R3 जो है इसको ऐड करना पड़ेगा R1 के साथ, और इसी तरीके से 3 टाइम्स ऑफ R3 को आपने लिखना होगा R2 के साथ। ठीक है जी। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हमें अपनी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ज़रा जल्दी से एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। ये बन गई है आपकी मैट्रिक्स और ये हमारी हो जाएगी इसी के अंदर। पहले हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्मेट पे कर लें। ये बन गई आपकी मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हमने जो है वो ये डैश लाइन इंक्लूड कर ली इसके अंदर, और आपने मुझे बताना है कि क्या होगा। तो अगर आप नोट करें तो लेफ़्ट हैंड साइड तो आपके पास जो है वो चेंज हो गई है। इसमें 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 में चेंज हो गई। इसके अलावा यहाँ पर R3 में तो कोई चेंजेस नहीं है, तो ये 5 -2 और -1 एज इट इज़ मौजूद है आपके पास। और ऊपर वाले नंबर्स को अब आपने ख़ुद कैलकुलेट करना है और इसके साथ चेक करना है कि क्या रिज़ल्ट आया। मेरे पास आंसर आया -14, 16 और 9, क्योंकि मैं कई प्रॉब्लम्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये आ जाएगा। तो ये मेरे पास आंसर आया। तो ये बन गई आपके पास आइडेंटिटी, और इसी के क्रॉसपॉन्डिंग जो आंसर आपके पास निकल कर आया, तो मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि ए मैट्रिक्स लिखिए, उसके क्रॉसपॉन्डिंग आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दें और इस पर अप्लाई करें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो ये जो बन जाएगा आइडेंटिटी, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो भी मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स होगी आपके पास ए इनवर्स। राइट। तो ये बन गई है आपके पास ए इनवर्स। तो जो फाइनली ए इनवर्स की जो आपके पास मैट्रिक्स बनी है, देख रहे हैं मैट्रिक्स को इनवर्स निकालना कितना सिंपल हो गया हमारे लिए। तो ये इनवर्स निकालने का सबसे अच्छा तरीक़ा ये है। तो ये बन गई आपके पास ए इनवर्स। अलग से लिख लेते हैं। -40 16 एंड 9, 13 -5 -3 5 -2 एंड -1। ये आपका आ गया है रिक्वायर्ड ए इनवर्स। और अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आप इसको वेरीफाई करें कि ये जो आपका इन्वर्स निकला है ये इन्वर्स ठीक है या नहीं है,
तो सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जाए और उसका आंसर जो है वो आइडेंटिटी आ जाए तो वो इन्वर्स के बराबर होता है। यानी ए को मल्टीप्लाई कर दें ए इन्वर्स से या ए इन्वर्स को आप मल्टीप्लाई कर दें ए से, चेक कर लीजिएगा। अगर इसका रिज़ल्ट आइडेंटिटी आ जाए तो इट मीन्स कि आपने इसको वेरीफाई कर लिया। ये आप करेंगे फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है जी। तो वेरिफिकेशन के लिए आप ये काम खुद ट्राई कीजिएगा कि ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या रिज़ल्ट आना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ और छोटी छोटी सी अहम बातें हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ एक्सप्लेन कर लूँ। यहाँ पर जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगें और फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये आइडेंटिटी नहीं बन सके, सपोज़ कीजिए कि ये नंबर्स आपके पास 0 के बराबर आ जाएं, तो आप समझ जाइएगा कि आपकी मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टेबल नहीं है। ठीक है जी। तो नॉट इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जब आप उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट यानी जो प्रॉब्लम है आप उसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसका रिज़ल्ट डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आएगा। ठीक है जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने जहन में रखिएगा। और मैं आपको एक सैम्पल प्रॉब्लम दे रहा हूँ, उस प्रॉब्लम में कुछ इसी तरह की बात होगी। इसको आप प्रॉब्लम को आपने खुद ट्राई करना है। एक और एग्जांपल मैंने समझो आपके लिए दे दी है। ये सपोज़ कीजिए कि एक मैट्रिक्स है B और ये एक मैट्रिक्स B बना दी मैंने यहाँ पर। जब आप इस B मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो चूँकि प्रैक्टिस आपने करनी है तो इसलिए मैंने इसको लिख देता हूँ -3 and -4 2 4 1 -4 2 and -9। तो जब आप इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो चूँकि सोल्यूशन वाला काम तो है वो आपने खुद करना है, बट जब लास्ट स्टेप सिर्फ मैं आपके लिए लिख रहा हूँ तो इसका जो, ताकि आप इसको क्रॉस चेक कर सकें, तो इसका जो लास्ट स्टेप होगा आपके पास, दरमियान के स्टेप्स आपने खुद वेरीफाई करना है। उसमें उस वक्त जो आपके पास एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनकर आएगी वो मैट्रिक्स कुछ ऐसे होगी। ये कुछ गड़बड़ हो गई जी, ठीक है जी, ऐसे। और ये अगेन मैं यहाँ पर ज़रा पार्टीशन भी बना देता हूँ, मिसाल के तौर पर ये बन गया आपका पार्टीशन। ठीक है जी। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरे पास जो लास्ट स्टेप आया है उस लास्ट स्टेप में जो आंसर निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 1 0। आप इस तरह क्रॉस चेक भी कर लेंगे। दिस इज़ 19/10 और दूसरा आंसर है 0 1 -7/10 और जो थर्ड आंसर है वो बना 0 0 0। यहाँ पर रिज़ल्ट बन रहा है -2/5 3/10 एंड 0 और यहाँ पर आंसर बन रहा है 1/5 1/10 एंड 0 एंड सो ऑन। यहाँ पर मैंने आंसर नहीं निकाले हैं अभी तक, क्योंकि मुझे यहीं से आइडिया हो गया कि ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स आपके पास जो है वो नॉट इन्वर्टेबल है। तो ये जो रिज़ल्ट है आपके पास आ गया है 0 0। तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स आपके पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अगर आप इसको चेक करना चाहें तो आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं? चेक करने का एक तरीका ये है कि आप इसको, यानी एक तो ये कि आप एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन के थ्रू सॉल्व करें और आखिरी रॉ को चेक कर लें। अगर आखिरी रॉ आपके पास कंप्लीट 0 बन गई है तो इट मीन्स कि ये मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टेबल है और इस मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। आप इसको फर्दर अगर चेक करना चाहें तो इसका B का डिटर्मिनेंट निकाल लें। फिलहाल अभी आपको B के डिटर्मिनेंट 3/3 का डिटर्मिनेंट अभी निकालना नहीं आता, बट इन केस इन फ्यूचर आपको आ जाएगा ये, तो आप B का डिटर्मिनेंट निकाल लें और आपको पता होगा कि B का डिटर्मिनेंट जो है वो इस केस के अंदर 0 के इक्वल होगा। ठीक है, यानी ये जो मैट्रिक्स होगी आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि याद रखना है आपने कि जब मैट्रिक्स सिंगुलर होती है आपके पास तब आपका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होता है और तब इस केस के अंदर इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता, इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन था। अब हमने इन्वर्स को सीखा क्यों, ज़रा जल्दी से इस बात को भी हम देख लेते हैं कि इन्वर्स को पढ़ने का फ़ायदा क्या है। इन्वर्स को अगर हमने सीख लिया तो इस पर हमें क्या होने वाला है। देखिए जी, सपोज़ कीजिए कि मेरे पास एक सिस्टम है वो कुछ इस तरह है x1 प्लस, मैं छोटा सा एक प्रोटोटाइप सिस्टम ले रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल -1 एंड फॉर एग्ज़ाम्पल 2x1 - x2 इज़ इक्वल टू सपोज़ कीजिए 3 है। तो अगर मैं इसको मैट्रिसेस में चेंज करूँ, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो इसकी मैट्रिक्स बनेगी आपके पास 1 2 2 -1, एक मैट्रिक्स ये बनेगी कोफिशिएंट की। जो वेरिएबल की मैट्रिक्स आपको पहले मैंने बताया था कि वो वेरिएबल की मैट्रिक्स आप कॉलम वाइज लिखते हैं। ठीक है जी। और इसी तरीके से जो कांस्टेंट की मैट्रिक्स है आपके पास वो मैट्रिक्स लिखी जाती है -1 and 3। ठीक है। अब अगर मैं वापस आपको इसमें बंद करना चाहूँ तो इसको मुझे कैसे लिखना होगा।
इसको मुझे लिखना होगा कि 1 2 2 -1, इसको मुझे मल्टीप्लाई करवाना होगा किसके साथ, x1 मल्टीप्लाई बाय x2, और इसको इक्वेट करना होगा किसके बराबर, -1, 3 के बराबर मुझे इसे इक्वेट करना होगा। ठीक है जी। यानी अगर मैं ये रिज़ल्ट देखूं और ये रिज़ल्ट देखूं तो दोनों सेम हो जाएंगे। इसको मैं मल्टीप्लाई करूं और इसको इक्वेट कर लूँ -1 और 3 के बराबर, तो वापस ये रिज़ल्ट मुझे मिल जाएगा। ठीक है जी। तो ये बात समझ आ गई। अच्छा, इसको हमने सपोज़ किया हुआ है ए मैट्रिक्स, इसको हमने सपोज़ किया हुआ है एक्स मैट्रिक्स, इसको सपोज़ किया हुआ है बी मैट्रिक्स। अब सपोज़ कीजिए कि इस इक्वेशन के अंदर से, देखें अब अलजेब्रा बन गई है, इस इक्वेशन के अंदर से अगर मुझे x कंप्यूट करना है तो मुझे क्या करना होगा, दोनों तरफ मुझे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लगाना होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैं ऐसे लगा सकता हूँ a इन्वर्स x, और ये बन जाएगा a इन्वर्स ऑफ b। ठीक है। इन्वर्स यानी मेट्रिसेस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो मल्टीप्लिकेशन हो भी सके। ठीक है जी। ये बात आपके साथ पहले डिस्कस की जा चुकी है कि भाई ए और ए इन्वर्स बेसिकली आइडेंटिटी के इक्वल होते हैं। ठीक है जी। तो ए और ए इन्वर्स आ गया आइडेंटिटी, तो इसका मतलब ये है कि ये तो बन गई है आपके पास आइडेंटिटी, तो ये 1 हो गया और ये x बराबर हो गया ए इन्वर्स ऑफ बी। तो आपको यहाँ पर ये वाली बात समझ आ गई होगी कि अगर आप मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल लें और उसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तब भी हम सोल्यूशन को निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और टेक्निक हो गई है कि हम इन्वर्स के थ्रू भी आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशन भी समझ लीजिए। क्या ये हर प्रॉब्लम के लिए मेथड चल सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि आपको पता है कि ए इन्वर्स जो है, ए इन्वर्स ये बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है जी। और स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, और आप ये बताएं कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनेगी आपके पास? स्क्वायर मैट्रिक्स उस वक्त बनेगी जब आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ अननोन बराबर हों। तो जब आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अब आपके पास टोटल 3 अप्रोचेज हो गई हैं। या तो आप इसको गॉसियन एलिमिनेशन से सॉल्व कीजिए, या आप उसको गॉस जॉर्डन से सॉल्व कीजिए, या आप उसके लिए इन्वर्स लगा लें। लेकिन सपोज़ कीजिए कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ अननोन डिफरेंट हो जाएं, जैसे कि हमने प्रीवियस प्रॉब्लम्स में देखा है, तो याद रखना है कि उसके लिए इन्वर्स मेथड नहीं होगा। तो इन्वर्स मेथड की ये सर्टेन लिमिटेशंस हैं कि इन्वर्स मेथड सिर्फ उन प्रॉब्लम्स पर अप्लाई किया जा सकता है जिन प्रॉब्लम्स में नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ अननोन बराबर हों। ठीक है। तो उनके लिए आपका आंसर निकल आ सकता है। अच्छा जी, इन्वर्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने से एक और बात हमें पता लगती है, वो ये कि इससे आपका जो आंसर है वो आपका हमेशा यूनिक निकलेगा। ठीक है जी। बात समझ आ रही है? तो अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो इससे आपका आंसर हमेशा यूनिक होगा। यानी सपोज़ कीजिए कि आपके पास ए मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है और आप इस मेथड को फॉलो करते हैं, तो याद रखना है कि एक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, वाई की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी। तो इससे आपका आंसर जो होगा वो हमेशा यूनिक होगा। तो इस चीज़ को इंट्यूटिवली देखेंगे तो आपको ये बातें समझ में आएंगी। ये कुछ मैं इक्विवेलेंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ तो आप शायद समझ सकें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। ठीक है जी। यानी इस इक्विवेलेंट स्टेटमेंट में आपके साथ ये बताना चाह रहा हूँ कि सपोज़ कीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो ए मैट्रिक्स है वो इन्वर्टेबल है, ए इज़ इन्वर्टेबल। ठीक है। अगर ये मैट्रिक्स ए इन्वर्टेबल है और मेरा जो सिस्टम है, अच्छा जी, मैंने आपको होमोजीनियस सिस्टम भी बताया था। वो होमोजीनियस सिस्टम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि इसके जो राइट हैंड साइड पर कांस्टेंट नहीं होते हैं, वो 0 0 होते हैं। तो अगर आप इसकी इक्वेशन बनाना चाहेंगे तो ये बनेगी ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है जी। तो इसमें क्या बात पता लगी? उसमें पता ये लगा कि जो ए एक्स इज इक्वल टू 0, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई होमोजीनियस सिस्टम है तो इस होमोजीनियस सिस्टम का, आपको ये बात पता है ना कि होमोजीनियस सिस्टम जो होता है उसका सोल्यूशन निकलता है, हमेशा निकलता है। यानी होमोजीनियस सिस्टम कभी भी इनकन्सिस्टेंट नहीं होता, क्योंकि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि लाइंस जो हैं वो ओरिजिन से पास ना करें, वो तमाम की तमाम ओरिजिन से पास करती हैं। तो ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि होमोजीनियस सिस्टम हमेशा जो है वो कंसिस्टेंट होता है। अब अगर ये कंसिस्टेंट होता है तो ट्रिवियल होगा या नॉन ट्रिवियल होगा, इसका फैसला यहाँ से पता लगेगा। अगर ए इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स पॉसिबल है, तो याद रखना है कि जब आप यहाँ से इस सिस्टम के लिए ए निकालेंगे, एक्स निकालेंगे, तो हर एक्स का आंसर यूनिक निकलेगा और वो निकलेगा एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0। यानी हम कह सकते हैं कि इसका सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, एज ओनली द ट्रिवियल सोल्यूशन। तो याद रखना है आपने कि अगर आपके पास ए जो है वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होमोजेनस है,
तो याद रखना है उसका सिर्फ और सिर्फ हमेशा ट्रिवियल सोल्यूशन निकलेगा। अच्छा जी, एक बात और बताइए, वो ये कि जब आप उसकी इन्वर्टिबिलिटी निकाल रहे होते हैं तो एक्चुअली आप क्या कर रहे होते हैं? आप क्या कर रहे होते हैं? अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप बेसिकली रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म बना रहे होते हैं। द रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म ऑफ ए, यानी ए की आप रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म बना रहे होते हैं, जो आपके पास AIN के बराबर होती है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है और रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म होती है। ये सारी स्टेटमेंट एक दूसरे की इक्वलेंट है, ठीक है जी। तो अगर मैट्रिक्स ए इन्वर्टेबल है तो आपने इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि उसका आंसर, अगर AX इज इक्वल टू 0 वाली बात हो रही है तो उसका आंसर ट्रिवियल होगा, और अगर इसकी बात हो रही है AX इज इक्वल टू B वाली की बात हो रही है तो उसका आंसर हमेशा यूनिक होगा, ठीक है। और सपोज़ कीजिए कि अगर ये इन्वर्टेबल है तो इसमें एक बात और भी पता लगती है कि अगर ये इन्वर्टेबल है तो याद रखना है कि उसका जो A मॉड है वो बेसिकली नॉन ज़ीरो के इक्वल होगा, यानी ये जो मैट्रिक्स होगी वो आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो ये सारी एक दूसरे की इक्वलेंट स्टेटमेंट है। अगर ये भी आपको पता है तो आप आसानी से इन सारी चीज़ों को डील कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मुझे आपका आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। ये भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, उसको आपने खुद ट्राई करना है, और मुझे जो हमारा जो नेक्स्ट सेशन है उस नेक्स्ट सेशन में आपने मुझे बताना है कि इसका इन्वर्स क्या है। 1 6 4 2 4 -1 -1 2 and 5, तो आपने मुझे इसका इन्वर्स निकाल कर दिखाना है। यानी पहले ये बताना है कि ये मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है या नहीं है, और अगर ये इन्वर्टेबल है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, और साथ साथ आपने ये भी प्रूफ करके दिखाना है कि जब आप ए मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो जस्ट फॉर वेरिफिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका रिजल्ट निकलता है, ताकि मैं ये चेक कर सकूं कि आपने बिल्कुल ठीक काम किया है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर मेरा क्लियर हो गया होगा। ये हमारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर 1 का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक था। मज़ीद इसमें अब कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ क्लास में डिस्कस कर लूँगा। इन केस अगर कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स मुझे कोई चीज़ कवर करवानी होगी तो वो भी फिर वीडियो लेक्चर के ऊपर अवेलेबल होगा। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करें, और मैं इंशाल्लाह फाइनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैं क्लास के अंदर आपको बता दूंगा कि आपने कौन से प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।